आज है क्लास 11 बीए सेकेंड ईयर पब्लिक फाइनेंस। आज का टॉपिक है अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। इससे पहली वाली क्लास में प्रत्यक्ष कर पढ़ाए थे। आज है अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। हिमांशी वीडियो ऑन करो। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका प्रारंभिक भार या कराघात एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जिनका प्रारंभिक भार या कराघात एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है। फलस्वरूप कर का अंतिम या वास्तविक भार या करापात किसी और व्यक्ति को उठाना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर था कि सीधा जिस पर कर लगेगा वही व्यक्ति देगा। अप्रत्यक्ष कर क्या है कि जिस व्यक्ति पर लगता है वो खुद ना देकर उसे दूसरों पर टालने की कोशिश करता है, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। मतलब खुद कर ना देके कोशिश करता है कोई कि कोई दूसरा व्यक्ति उस कर को दे दे, वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। इन करों को सरकार को एक व्यक्ति देता है तथा इसका भार दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ता है। जैसे हम एक जैसे दुकानदार है, दुकानदार से हम बाजार से रेडियो लेने गए, रेडियो ली हमने, और अगर हम रेडियो ले रहे हैं तो उसमें सारी कीमत उसमें इंक्लूड की होती है, कीमत बिक्री कर सब कुछ। तो वो आपसे दुकानदार क्या करेगा, रेडियो की कीमत के साथ साथ बिक्री कर भी ले लेगा और इस बिक्री कर को सरकार के पास जमा कर देगा। सरकार जो कर की रकम किससे लेगी? दुकानदार से लेगी। दुकानदार इसे ग्राहक से वसूल करता है। ये मतलब हो गया कि दुकानदार ने क्या करा, इसे जो वस्तु खरीदा था उस पर डाल दिया, फिर उसके बाद उस कर को सरकार को दिया। मतलब ये कर ऐसा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। फिर आ गया अप्रत्यक्ष कर के गुण क्या है। अप्रत्यक्ष कर का फर्स्ट गुण है सुविधाजनक। ये कर सुविधाजनक होते हैं, जैसे बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा नहीं उठानी पड़ती। करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं। सेकंड पॉइंट है टालना कठिन। इस प्रकार के करों से बचना प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन है। ये कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल कर लिए जाते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसे यह कर देने पड़ते हैं। ये वस्तु की कीमत में पहले से ही होते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट है 12 रुपए का, तो 2 रुपए उसकी पहले ही बिक्री कर की कीमत उसमें शामिल होती है। हम तो चिप्स का पैकेट 12 रुपए का तो 12 का ही मिलेगा, मतलब बिक्री कर उसमें ऐड होके मिलेगा हमें। थर्ड पॉइंट है लोचदार। ये कर लोचदार होते हैं। कर की दर बदलने से आमदनी की मात्रा भी बदल जाती है। जैसे बिक्री कर या उत्पादन कर में थोड़ी सी वृद्धि करने पर सरकार की आय में भी काफी वृद्धि हो जाती है। ये कर क्या होते हैं? लोचदार। मतलब इन करों को बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, और थोड़ी सी वृद्धि से सरकार की आय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है इस कर से। फोर्थ पॉइंट है हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध। इन करों को हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, सिगरेट आदि पर लगाने से उनकी कीमत बढ़ाई जा सकती है, जिससे उनका उपभोग कम हो सकता है तथा समाज को लाभ पहुंच सकता है। इस कर का क्या है? हानिकारक वस्तुओं पर ज्यादा लगाया जा सकता है, जिससे इनका उपभोग कम हो जाता है और समाज को लाभ पहुंचता है। फिफ्थ पॉइंट है समानता। इन करों को विलासिता की वस्तुओं पर अधिक दर पर लगाने से धनी लोगों पर इनका भार बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार ये कर त्याग की समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये कर क्या है? जो धनी लोग हैं उन पर ज्यादा लगाए तो फायदा होगा। विलासिता की वस्तुओं पर ये कर अधिक लगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। 7.5 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है।
ये जो मैंने अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर की डेफिनेशन बताई है और गुण बताए, ये 2 मार्क्स में आया था। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर की डेफिनेशन भी और अप्रत्यक्ष के गुण, ये भी अलग से 2 मार्क्स में आया था। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है पेपर में। ये फिर है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर, ये भी 7.5 मार्क्स में आता है। डिटेल में तुम्हें खुद पढ़ना होगा, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। ये हिमांशी ने फोटो सेट की हुई है क्या? बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, क्या किया है इसने? ये नो मैम। फोटो सेट करी हुई है। नहीं मैम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका अंतिम भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जो उनका भुगतान सरकार को करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भुगतान सरकार को एक व्यक्ति करता है तथा उसका अंतिम भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। तो क्या अंतर है? फर्स्ट, इसमें प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका अंतिम भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जो उनका भुगतान सरकार को करता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है कि सरकार को एक व्यक्ति करता है और उसका अंतिम भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। सेकंड पॉइंट है विवर्तन। विवर्तन का आधार, विवर्तन मतलब एक इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रत्यक्ष करों का विवर्तन नहीं होता है, प्रत्यक्ष कर एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाले जा सकते, जबकि अप्रत्यक्ष करों का विवर्तन किया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कर लगाने का आधार। उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर प्रत्यक्ष कर होते हैं, इसके विपरीत उपभोग पर लगाए जाने वाले कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि आय पर लगाया जाने वाला कर प्रत्यक्ष कर है, इसके विपरीत व्यय पर लगाया जाने वाला कर अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन पर जो कर लगाया था वो कहलाता है प्रत्यक्ष कर, और उपभोग पर लगाया जाने वाला कर वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष कर। जैसे आय है, आय पर जो कर लगाया जाएगा वो प्रत्यक्ष कर है, और व्यय पर जो कर लगाया जाएगा वो अप्रत्यक्ष कर है। फिर फोर्थ पॉइंट है कर देय क्षमता का आधार। प्रत्यक्ष करों में कर के भुगतान का दायित्व कर देने वाले की कर देय क्षमता पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। प्रत्यक्ष करों में कर के भुगतान का दायित्व है जो कर देता है उस पर निर्भर करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनमें कर देने वाले की कर देने की क्षमता का अनुमान अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। मतलब इसमें प्रत्यक्ष कर देने की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकते अप्रत्यक्ष कर में, इसमें सिर्फ अनुमान लगाया था, एकदम से नहीं बताया था कि ये व्यक्ति इतना कर दे पाएगा या नहीं। इस चैप्टर में इतना ही था। फर्स्ट आगे भी थोड़ा सा कराऊंगी मैं। मैंने अभी ये, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा था, एक मिनट, चैप्टर 7 था करों का वर्गीकरण। ये मैंने बताया था करों के प्रकार क्या होते हैं। फिर प्रत्यक्ष कर बताया था। फिर आज की क्लास में अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर, इसके साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा भी कराऊंगी, एक बार इसी को मैं बता देती हूँ, दोबारा ना बताना पड़े मुझे। आज मैंने कराया अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर, ये पेपर में 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आई हुई है। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। लास्ट ईयर 2 मार्क्स में शॉर्ट में आया हुआ है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका प्रारंभिक भार या करापात या कराघात एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है। फलस्वरूप कर का अंतिम या वास्तविक भार या करापात किसी और व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इन करों को सरकार को एक व्यक्ति को देता है और इसका भार दूसरे व्यक्ति को उठाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर जिनका प्रारंभिक भार किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है लेकिन वो इस कर को दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है, ये कहलाता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। फिर मैंने बताया अप्रत्यक्ष कर के गुण क्या है। फर्स्ट, ये करों का फर्स्ट पॉइंट है इसमें सुविधाजनक। ये कर सुविधाजनक होते हैं, जैसे बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा नहीं होती। करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं, साथ साथ करों का भुगतान हो जाता है।
जब कोई वस्तु खरीदते हैं उस टाइम उसका भुगतान हो जाता है। सेकंड पॉइंट, टालना कठिन, कि इस प्रकार के करों से बचना अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन है। ये कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल होते हैं। जो भी कर होते हैं वस्तु की कीमतों के साथ ही शामिल होते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसे ये कर देने पड़ते हैं। इन करों से बच नहीं सकता व्यक्ति। थर्ड पॉइंट है लोचदार। ये कर क्या है? लोचदार मतलब इन करों को बढ़ाया भी जा सकता है, इन करों की मात्रा, और घटाया भी जा सकता है। इससे सरकार की आय में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट था इसका, हानिकारक उपभोग पर प्रतिबंध। सरकार क्या करती है? इन करों को शराब सिगरेट जैसी वस्तुओं पर लगाती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और इन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है और समाज को लाभ पहुंचता है, सरकार को भी इनकम ज्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट है समानता। इन करों को विलासिता की वस्तुओं पर अधिक दर पर लगाने से धनी लोगों पर इनका भार बढ़ाया जा सकता है, निर्धन लोगों पर ये कम लगाए जाते हैं। योगी अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर की परिभाषा, अप्रत्यक्ष कर के गुण, फिर मैंने बताया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर। ये अलग से भी 7.5 मार्क्स में पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने इसमें, प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका अंतिम भार उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जो उनका भुगतान सरकार को करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भुगतान सरकार को एक व्यक्ति करता है तथा उसका अंतिम भार किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। सेकंड पॉइंट इसमें, प्रत्यक्ष करों का विवर्तन नहीं होता जबकि अप्रत्यक्ष करों का विवर्तन किया जाता है। विवर्तन मतलब दूसरों पर टालना। थर्ड पॉइंट बताया मैंने, उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर प्रत्यक्ष कर होते हैं। इसके विपरीत उपभोग पर लगाए जाने वाले कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आय पर लगाया जाने वाला कर प्रत्यक्ष कर है, इसके विपरीत व्यय पर लगाया जाने वाला कर अप्रत्यक्ष कर है। फोर्थ पॉइंट बताया मैंने, प्रत्यक्ष करों में कर के भुगतान का दायित्व देने वाले की करदेय क्षमता पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनमें कर देने वाले की कर देने की क्षमता का अनुमान अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। तो ये चैप्टर फिनिश है इसका। मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा स्टार्ट करा दूंगी। निशा, क्लास में और सरदार। चैप्टर 8 है कराघात तथा कर भार। कराघात का क्या मतलब होता है? कर का तुरंत भार किस व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात सरकार की रकम कौन से व्यक्ति से वसूल करती है। इस समस्या को अर्थशास्त्र में कराघात की समस्या कहा जाता है। कराघात उस व्यक्ति पर होता है जिससे सरकार कर एकत्रित करती है, अर्थात जो सर्वप्रथम कर का भुगतान करता है। कराघात किसे कहते हैं? जो सरकार को सर्वप्रथम कर का भुगतान करेगा वो कहलाएगा कराघात। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार जिस व्यक्ति को कर का तुरंत भुगतान करना पड़ता है उस पर कराघात होता है। उदाहरण के लिए आयात कर सरकार को आयात करता देगा, उत्पादन कर उस व्यक्ति को देना पड़ता है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है। आयात करता तथा उत्पादक दोनों ही आयात कर तथा उत्पादन कर दूसरे व्यक्तियों से वसूल कर लेते हैं। क्या हो गया कराघात? कि कर का जो भी तुरंत भुगतान करेगा उसे कहलाया जाएगा कराघात। जिस व्यक्ति को कर का तुरंत भुगतान करना पड़ता है उस पर कराघात होता है, मतलब उसे कर का बोझ सहन करना पड़ता है। फिर से कि पहले था कराघात, अब है करापात या कर का भार। कर का अंतिम भार वो था प्रारंभिक भार, यह है अंतिम भार। कर का अंतिम भार कौन से व्यक्ति पर पड़ता है?
अर्थात अंतिम रूप से कर का भुगतान कौन से व्यक्ति को करना पड़ेगा, इस समस्या को करापात या कर के भार की समस्या कहा जाता है। अन्य शब्दों में कर के अंतिम भुगतान अथवा मौद्रिक भार को करापात कहते हैं। कि कर का अंतिम भुगतान कौन व्यक्ति करता है, वो कहलाता है करापात। करापात उस व्यक्ति पर होता है जो उसे आगे विवर्तित नहीं कर सकता। करापात हमेशा उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो अंतिम रूप से पे करता है, उससे आगे वो किसी और व्यक्ति को उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जिस व्यक्ति को कर का अंतिम मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उस पर करापात होता है। मौद्रिक मतलब मुद्रा के रूप में जो भी भुगतान करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कपड़े पर उत्पादन कर लगाया है, सरकार इस कर को कपड़े के उत्पादक से वसूल कर लेती है। कपड़े का उत्पादक इसको थोक दुकानदार से वसूल कर लेता है। थोक दुकानदार इस कर को परचून दुकानदार से वसूल कर लेता है। परचून दुकानदार इस कर को उपभोक्ता से वसूल कर लेता है। कोई भी वस्तु बनती है तो उत्पादक कर लगाता है, उसके बाद आगे जाती है वो वस्तु जहाँ दुकान वगैरह होगी उस पर कर लगेगा। लेकिन जब उपभोक्ता उसे खरीद लेगा उसके बाद उस कर को विवर्तित नहीं किया जा सकता। अतएव यह कहा जाएगा कि उत्पादन कर का करापात उपभोक्ता पर पड़ा है। सेलिंगमैन के अनुसार अंतिम करदाता के ऊपर पड़ने वाले कर के बोझ को करापात कहते हैं। कराघात हो गया जो व्यक्ति सबसे पहले कर का भुगतान करता है, जिस पर सबसे पहले कर का बोझ पड़ता है, प्रारंभिक बोझ पड़ता है। और करापात हो गया कि कर का जो व्यक्ति कर का अंतिम भार सहन करता है, अंतिम रूप से भुगतान करता है, वो कहलाता है करापात। फिर है कराघात तथा करापात में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। करापात तथा कराघात में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कराघात किसी कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है जबकि करापात अंतिम भार को प्रकट करता है। सेकंड पॉइंट है, कराघात का भार वह व्यक्ति अनुभव करता है जिससे सरकार कर वसूल करती है। इसके विपरीत करापात का भार उस व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है जो कि वास्तव में उस भार को वहन करता है। थर्ड पॉइंट है, कराघात के भार को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर सकता है, लेकिन करापात के भार को विवर्तित करना संभव नहीं होता। 3 पॉइंट हो गए इसके। फर्स्ट, कराघात कर के प्रारंभिक भार को प्रकट करता है जबकि करापात अंतिम भार को। कराघात का भार वह व्यक्ति अनुभव करता है जिससे सरकार कर वसूल करती है। करापात का भार उस व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है जो वास्तव में उस कर को वहन करता है। थर्ड पॉइंट था कि कराघात के भार को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर विवर्तित कर सकता है, मतलब दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है, जबकि करापात के भार को विवर्तित करना संभव नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो मैंने पुराना कंप्लीट करा है, अप्रत्यक्ष कर भी बता दिया और नेक्स्ट चैप्टर भी मैंने स्टार्ट करा दिया है, चैप्टर 8 कराघात तथा कर भार। तो आज के लिए इतना काफी है और मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं।